बेटे ने बाहर बरामदे में शेड के किनारे एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया। जमीन पर। माँ, तुम यहीं सो जाया करो। विमला जी ने अपना बिखरा सामान समेटकर बैग में रख लिया और टेबल पर रखी पति की फोटो भी उठाकर रख ली और बाहर निकल पड़ी। गार्ड को फ्लैट की चाबी दी और नारायण राय जी के साथ कैब से स्टेशन आ गई। अब विमला जी को नारायण राय जी ने ट्रेन में बैठा दिया और कहा, पहुंचकर भाभी फोन कर देना। अच्छा भैया। और विमला जी आ गई अपने घर। घर पहुंची, ताला खोला, तभी आहट सुनकर जेठ जी की बड़ी बहू आ गई और विमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, चाचा जी, आप अकेले कैसे आ गईं? अकेले दुकेले क्या होता है बहू, तेरे चाचा जी के दोस्त नारायण राय आते थे ना यहाँ। हाँ हाँ, देखा है मैंने, चाचा जी से मिलने आते थे, बस उन्हीं ने ट्रेन में बिठा दिया और आ गई। अब इतनी भी अनपढ़ गंवार नहीं है तेरी चाची। अच्छा अच्छा, आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय नाश्ता ले आती हूँ। और हाँ, रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना, अब अकेले बनाने न लग जाना। इतना कहकर अमिता बहू चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद विमला जी आराम करने लग गई। तभी फोन बजा उठा। उधर से बेटे शिवम का फोन था। और कहाँ है माँ? ये फ्लैट की चाबी गार्ड को देकर कहाँ चली गई आप? अपने घर आ गई बेटा। अपने घर तो क्या, यहाँ आपका घर नहीं था क्या? नहीं बेटा, अपना घर तो ये है जहाँ मैं तेरे बाबूजी के साथ ब्याह कराई थी। जिंदगी के इतने साल बिताए। ये अलग बात है कि तेरे बाबूजी पूरे सफर में मेरा साथ नहीं निभा पाए और बीच राह में छोड़कर चले गए, लेकिन सम्मान से जीना सीखा गए। वो हमेशा कहते थे कि सम्मान से जीना चाहे नमक रोटी खाकर रह लेना, लेकिन अपमान सहकर मत रहना। इसलिए बेटा, मैं अपने घर में सम्मान की सूखी रोटी खाकर रह लूंगी। तेरे यहाँ के अपमान के 36 व्यंजन भी हमारे लिए बेकार है। बहू, तो बहू, तू भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकता था। अब मैं यही रहूंगी और यहीं से मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी, कहकर विमला जी ने फोन रख दिया और सोचने लगी, कितने मनुहार करने पर मैं बेटे शिवम के साथ उसके घर गई थी। अचानक पति श्याम लाल जी चल बसे। शिवम एक लौता बेटा था, तो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ से कहने लगा कि अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी, चलो मेरे साथ। विमला जी ने मना भी किया कि अकेले किनारे एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया। ताऊ जी और ताई जी नहीं है, तो क्या बड़ी तुम यहीं सो जाया करो, खूब ख्याल रखते हैं। जी ने अपना बिखरा सामान समेट कर शिवम नहीं रख लिया और टेबल पर किराने की दुकान फोटो भी उठाकर रख संभाल कर और बाहर निकल पड़ी। कुछ जोड़कर बैंक को फ्लैट की चाबी दी। विमला को बताते रहते थे कि यदि हमसे से कोई स्टेशन आ गई, रहा अब विमला जी को नारायण राय जी ने ट्रेन में बैठा दिया और कहा, लेकिन बेटे के बहकावे में आकर अच्छा भैया उसको मत दे देना, जी आ गई अपने लिए रखना। वैसे घर पहुंच के ताला खोला कहते रहते थे, आहट सुनकर चाची जी की क्या बनाती है, आ गई हमारे और विमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया खाना होता है। तो विमला जी कभी आप अकेले कैसे आ गई? बहू के यहाँ तो अकेले दुकेले क्या होता है बना लेती थी। तेरे चाचा जी के दो बेटे नारायण राय आते थे ना यहाँ, बेटा बहू हाँ देखा है, संस्कारी। मैंने चाचा जी से मिलने आते थे, मान सम्मान देने वाले ट्रेन में बिठा दिया। शिवम के मनोहार करने पर विमला जी शिवम के घर आई नहीं है तेरी चाची, वहाँ आकर दो कमरे के फ्लैट में समझ नहीं आ रहा था मैं चाय नाश्ता ले सामान रखे। और हाँ, फिर शिवम बोला, खाना भी हमारे साथ ही खा लेना, अभी बैठो, अब आपके लेट बनाने का इंतजाम अभी करता हूँ। इतना कहकर अंदर गया चली गई। जो अभी तक बाहर निकलकर करने के बाद मिली भी नहीं थी, आराम करने लग गई। मेघा से बोला, अब माँ को तो ले आया हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है माँ को कहाँ जगह दूं। मेघा ने चिढ़कर कहा, अब पता है फ्लैट में जगह नहीं है तो क्यों लेकर आए, अब खुद ही व्यवस्था करो, मुझे मालूम नहीं है। शिवम ने बाहर बरामदे में शेड के किनारे एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया जमीन पर। माँ, तुम यहीं सो जाना, कहकर शिवम कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मेघा सोकर उठी तो देखा माँ जी अंदर सोफे पर सिकुड़ी हुई पड़ी थी। मेघा ने शिवम को आवाज लगाई, ये देखो, तुम्हारी माँ सोफे पर सो रही है, सारा सोफा खराब हो जाएगा। सोफा कोई सोने की जगह है क्या? माँ, सोफे पर क्यों सो रही हो? वो बेटा, वहां मच्छर बहुत लग रहे थे और बारिश भी आ गई थी, तो छींटे पड़ रहे थे, कपड़े गीले हो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गई थी। अच्छा माँ, मैं आपके लिए आज एक फोल्डिंग पलंग ले आऊंगा और मच्छर का भी कुछ इंतजाम कर दूंगा। विमला जी को उठे बहुत देर हो गई, लेकिन न अभी तक एक कप चाय ही मिली।
न कुछ नाश्ता। मेघा और शिवम जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस को निकल गए। फिर खुद ही विमला जी ने एक कप चाय बनाई और कुछ बिस्किट लेकर बैठ गई। फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, तो 2 पराठे सेंके और अचार के साथ खा लिया। शाम को जब शिवम और मेघा ऑफिस से आए, अपने कमरे में घुस गए। विमला जी से 2 दिन से कोई बात नहीं हुई थी मेघा और शिवम की। मेघा बोली, शिवम खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, पिज्जा ऑर्डर करो। पिज्जा आया और दोनों खा पीकर सो गए। विमला जी से किसी ने पूछा भी नहीं। ऐसे ही चलता रहा। कभी शाम को खाना बनता तो 2 रोटी रखी रहती, कभी सब्जी है तो कभी नहीं है। वो दोनों कमरे में ही खा लेते। विमला जी से कोई पूछता ही नहीं था। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन भी बेटा बहू से बात नहीं हुई। आज संडे था तो दोनों तैयार होकर बाहर जा रहे थे, तो विमला जी ने पूछ लिया, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, आज छुट्टी है तो सारा दिन घूमने का प्लान है। मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर ही खाना खाकर फिर लौटेंगे। और मेरे खाने का क्या होगा? आप अपने लिए कुछ बना लेना और घर की साफ सफाई कर देना। मेघा बोली, और रसोई भी ठीक ठाक कर देना। बेटा 1 हफ्ता हो गया, एक दिन भी ढंग से खाना नहीं मिला। कभी 2 सूखी रोटी पड़ी है ना, दाल है, ना सब्जी है, ना कुछ नाश्ता है। आप बना लो अपना। क्या किसी ने रोका है क्या? अब मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाए। जो खाना बनता है मेघा बनाती है, उसी में थोड़ा मेरा भी बना लिया करें। अब मेघा को ऑफिस जाना होता है माँ, उसके पास इतना समय कहाँ है? हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मेरे लिए 2 रोटी बनाने को कहाँ समय है। इस तरह बेटा बहू की बेरुखी देखकर विमला जी को बहुत दुख हुआ। इस तरह अपमान सहकर रहने से क्या फायदा? इससे तो अपना छोटा सा घर ही अच्छा था। भले ही अपने पेट से मैंने जेठ के बेटे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बेटा और बहू मेरा कितना ख्याल रखते थे। ज्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान से 2 रोटी तो खा रहे थे। भले ही पति ने बहुत पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन जो था उससे गुजारा हो जाता। यहां आकर विमला जी अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। लेटी थी अपने बिस्तर पर। तभी नारायण राय जी का फोन आया, जो श्यामराव जी के बड़े अच्छे मित्र थे। पूछने लगे, अरे भाभी जी, आप कहाँ हैं? घर गया था मैं तो पता लगा आप बेटे के पास आई हैं। हाँ भैया, अभी 20 दिन हुए हैं, यहीं आए हुए शिवम ले आया था। अब तो मेरा दोस्त नहीं है, तो आपको अकेले न रहकर बेटे के साथ ही रहना चाहिए, नारायण राय जी में बोले। नारायण का बेटा भी दिल्ली में कहीं नौकरी करता था, तो वहां आना जाना होता रहता था, और शिवम भी दिल्ली में ही था। फिर विमला जी ने सोचा, कमी ना नारायण जी से कुछ मदद ली जाए, और वो बोली, नारायण भाई कुछ काम है आपसे। हाँ बोलिए भाभी, मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मेरा टिकट करा देंगे और ट्रेन में बिठा देंगे? क्यों, बेटे के पास कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, घर की याद आ रही है, विमला देवी बोली। अच्छा भाभी, मैं कल बेटे के पास आ रहा हूँ। किसी डॉक्टर से चेकअप कराना है तो आपका काम कर दूंगा। और फिर विमला जी अपने घर आ गई, अब फिर से बेटे के पास न जाने का वादा करके। विमला जी के घर में 3 कमरे थे, तो एक कमरा बरामद अपने पास रखकर 2 कमरे और रसोई किराए पर उठा दिया। अपना क्या, कमरे में ही एक कोने में गैस रख ली। जब कुछ खुद बनाना होता तो बना लेती, वरना जेठ की बहू तो ख्याल रखती ही थी। विमला जी सोच रही थी, अपने से बढ़कर तो पराये ख्याल रख रहे हैं। यहां आकर सम्मान की सूखी रोटी ही सही, इज्जत से तो खा रही हूं, किसी की मोहताज तो नहीं हूं। और यहाँ 4 लोग जान पहचान को है, सबसे बोलते चालते समय निकल जाता है, और बाकी समय अपना भगवान के ध्यान पूजा में लगा दिया। वहां बेटे के यहाँ बरामदे में लावारिस सी पड़ी थी। न बहू न बेटा कभी हाल चाल पूछते थे। इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपमान और तिरस्कार नहीं। सम्मान की तो नमक रोटी भी किसी पकवान से कम नहीं लगती। आपकी क्या राय है?